हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र, जिसका नाम है रेत की मछली, जो कि कांता भारती द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज़ पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी, जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने उलट पुलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी, 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है, और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज़ में कहा, कुछ भी तो नहीं। छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफ़ी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्ला कर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी, कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकचाकर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूँ, लेकिन वैसा कर ना सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा, जिसमें बहुत से निशान बने हुए थे और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता है? कब चाहा था मैंने वह सब जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय शिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से शिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव ना हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलवगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ? उस बीच प्यार की उस फुलवगिया में क्रोध, जिद, खींच और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और सुगन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उग आया हो। फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी वह, 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों के तक धंस कर भी आगे डूबा ना गया।
जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले में टिन के साइवान के नीचे बेंच पर इंतज़ार करती हूँ कि वहाँ सामने बिछी हुई जलती पटरियाँ पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले। कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा, क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें फंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने लगी। देखा, तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृग तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलवगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नाद के पानी में उगाया कमल मेरी आँखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं। चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतज़ार में आकर खड़े हो गए। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भागदौड़ करने लगे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखेरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहाँ दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहाँ एक काला बिंदु उभर कर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टिन के साइवान में कपड़ी बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ, धरती कपाता हुआ मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहाँ भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का न होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थीं। वह ट्रेन मुझे जैसे किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बम्बई से यहाँ तक कि इस लंबे सफ़र से कहीं ज़्यादा गहरी कुछ बातें थीं जो कहीं नहीं गईं, लेकिन सुनी और समझी गईं। मेरा श्रीहीन और सौभाग्यविहीन होकर लौटा चेहरा इसने सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।